अब तक हम लोग फिजिक्स में गॉस थ्योरम पढ़ चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने स्टडी किया हुआ था कि किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स फाई ई इज इक्वल टू क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये हम लोग अब तक स्टडी कर चुके हैं गॉस थ्योरम में। ओके, इसमें मैं थोड़े से सिंबल आपको बता देता हूँ। इसी में अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड लेता हूँ तो वो मैग्नीट्यूड आएगा क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ ए डॉट बी का फॉर्मूला ए इंटू बी इंटू कॉस थीटा। सो वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए का फॉर्मूला होगा ई इंटू डी ए इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब ये जो यहां तक हमने स्टडी किया हुआ है, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम। एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम, गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग। गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग मीन्स ये जो गॉस की थ्योरम हमने पढ़ी हुई है, इसका यूज हम किस लिए करेंगे, क्या फाइंड करने के लिए हम गॉस थ्योरम का प्रयोग करेंगे, आज का टॉपिक हमारा ये है। तो एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम, और गॉस थ्योरम में हम लोगों ने ये अब तक स्टडी किया हुआ है। फिर से एक बार मैं बता दूं, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ से घिरे नेट आवेश का 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। ये गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट था। अब ये जो फॉर्मूला हमने बनाया, इसमें आप देखेंगे, इसमें आपको 1, 2, 3 थीटा और एक ये 4, एक ये 5। आप देख रहे हैं कि इस फॉर्मूले में आपको 5 फिजिकल क्वांटिटीज दिखती हैं। तो इन 5 फिजिकल क्वांटिटीज में एक फिजिकल क्वांटिटी जो कि एप्सिलॉन नॉट है, जिसे हम निर्वात की विद्युतशीलता कहते हैं, ये इसके बारे में तो हम लोग जानते हैं, इसकी वैल्यू तो हम सब जानते हैं। ओके, अब बची केवल ये 4 फिजिकल क्वांटिटीज, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, एरिया, थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ई एंड वेक्टर ए, and Q net charge enclosed by the closed surface। ओके, तो ये 4 फिजिकल क्वांटिटीज हैं। इन 4 फिजिकल क्वांटिटीज में अगर हम किन्हीं भी 3 फिजिकल क्वांटिटीज की वैल्यू इसमें अप्लाई कर दें, 4 फिजिकल क्वांटिटीज में से किन्हीं भी 3 भौतिक राशियों के मान अगर हम यहां पर रख दें, तो जाहिर सी बात है कि चौथी भौतिक राशि का हम मान बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं, जो कि हमारा मैथमेटिक्स का कोई भी मैथमेटिक्स का एक तरीका है कि अगर किसी भी इक्वेशन में आपके पास 4 क्वांटिटीज हैं, उनमें से अगर 3 क्वांटिटीज की वैल्यू आप जानते हैं, तो उनको उनकी जगहों पर रख करके आप 4th फिजिकल क्वांटिटी या चौथी अज्ञात राशि का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, यहां पर भी बेटा हम यही करना चाहते हैं। यहां पर अगर मुझे Q पता लग जाए, अगर मुझे थीटा पता लग जाए और अगर मुझे A पता लग जाए, तो बड़ी आसानी से मैं E पता लगा सकता हूं। देखिए कितना इजी है बेटा। गॉस थ्योरम की हेल्प से अगर मुझे बंद पृष्ठ से घिरा हुआ नेट आवेश पता लग जाए, उस बंद पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर वेक्टर ई और वेक्टर ए के बीच का एंगल पता हो जाए, एरिया पता हो जाए उस सरफेस का, तो बड़ी आसानी से केवल एक क्वांटिटी अननोन बचेगी हमारे पास, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, और बड़ी आसानी से कैलकुलेट करके हम गॉस थ्योरम की मदद से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकाल सकते हैं। आपको एक चीज मैं और याद दिला दूं कि जो
हम लोगों ने इससे पहले भी इलेक्ट्रिक फील्ड्स की वैल्यूज पता लगाई है, लेकिन उस समय बेटा हमने कूलॉम्स लॉ यूज किया था, कूलॉम का नियम यूज किया था। आप याद करिए, तरह तरह के आवेश वितरण की वजह से भी हमने विद्युत क्षेत्र के मान पता लगाए थे, और हमने बिंदु आवेश की वजह से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पता लगाई। हमने डाइपोल्स की वजह से, डाइपोल की वजह से उसके डिफरेंट पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पता लगाई है। तो हम इससे पहले भी इलेक्ट्रिक फील्ड का पता लगाने का काम कर चुके हैं, लेकिन बेटा वो जहां जहां भी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को ज्ञात किया, जहां जहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमने पता लगाई, उन सब जगहों पर हमने कूलॉम का नियम प्रयोग किया, कूलॉम्स लॉ को प्रयोग किया था। लेकिन आज आप देख रहे हैं कि अगर मुझे ये 3 राशियां पता लग जाएं और मैं उन्हें इन फॉर्मूले पे अप्लाई कर दूं, तो बड़ी आसानी से मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता लगा सकता हूं। तो इट मींस कि मैं चाहूं तो न सिर्फ कूलॉम्स लॉ से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान पता लगाया जा सकता है, बल्कि गॉस प्रमेय की मदद से भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान पता लगाया जा सकता है बड़ी आसानी से। तो आप सभी बच्चे याद रखिए कि गॉस थ्योरम का क्या अनुप्रयोग है। गॉस थ्योरम की मदद से हम किसी भी प्रकार के आवेश वितरण के कारण उसके आसपास उपस्थित किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात कर सकते हैं। मैं इसको नोट कर देता हूं, आप सब भी याद रखिए। गॉस प्रमेय की सहायता से गॉस प्रमेय की सहायता से किसी भी आवेश वितरण के कारण, किसी भी आवेश वितरण के कारण उसके आसपास उपस्थित किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिसे आप कैपिटल ई से रिप्रेजेंट करते हैं, ज्ञात की जा सकती है। ओके, तो गॉस प्रमेय की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, आप सभी स्टूडेंट्स को याद रखना है कि गॉस प्रमेय की सहायता से किसी भी आवेश वितरण के कारण, किसी भी आवेश वितरण के कारण किसी भी टाइप का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, अधिकतर हम उसके आसपास उपस्थित किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी कि ई का कैलकुलेशन कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, आप देख सकते हैं बेटा यहां पर कि अगर हमको Q पता लग जाए, उस बंद पृष्ठ से गिरा हुआ चार्ज पता लग जाए, हमको E और A के बीच का एंगल पता लग जाए सरफेस के प्रत्येक बिंदु पर, मुझे dA का इंटीग्रल पता लग जाए, ध्यान से देखें, Q मालूम हो जाए, थीटा की वैल्यू मालूम हो जाए आपको, और dA का इंटीग्रल पता लग जाए, dA का इंटीग्रल, तो उस समय केवल E बचेगा और E की वैल्यू हम बड़ी आसानी से कैलकुलेट करके निकाल लेंगे। अब ये काम कैसे होगा, तो इसके लिए आप सभी बच्चों को याद रखना है कि जिस भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से आप इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे, जिस भी आवेश वितरण की वजह से आप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को फाइंड करेंगे, वहां पर कुछ स्पेशल चीजें होनी चाहिए। देखिए, पहली बात तो उस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के चारों तरफ एक बंद पृष्ठ होना चाहिए, एक क्लोज सरफेस होना चाहिए। क्लोज सरफेस के बारे में हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि जब भी आप किसी भी प्रकार के आवेश वितरण की वजह से उसके आसपास उपस्थित किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने जाएंगे, तो वहां पर
आपको एक बंद पृष्ठ चाहिए और उस बंद पृष्ठ का नाम बेटा हम लोग रखेंगे गॉसियन पृष्ठ, गॉसियन सरफेस नाम रखेंगे। क्यों हमको वो बंद पृष्ठ चाहिए बेटा? वो बंद पृष्ठ हमको इसलिए चाहिए क्योंकि आप लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि जो गॉस की प्रमेय होगी वो केवल बंद पृष्ठों के लिए ही लागू होती है। गॉस की थ्योरम केवल क्लोज्ड सरफेस के लिए ही लागू होती है। तो अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से आप ई फाइंड करना चाहते हैं तो मुझे उसके चारों तरफ कोई ना कोई क्लोज्ड सरफेस चाहिए ही। अब क्लोज्ड सरफेस किस शेप की होगी इससे कोई मायने नहीं रखता है। मैंने लास्ट क्लास में भी क्लोज्ड सरफेस के बारे में डिस्कशन किया हुआ है, लेकिन हमको क्लोज्ड सरफेस चाहिए और उस बंद पृष्ठ का नाम हम क्या रखेंगे? गॉसियन सरफेस, जिसे आप हिंदी में बोलेंगे गॉसियन पृष्ठ बोला जाया करेगा। ये गॉसियन पृष्ठ कैसा होना चाहिए? तो मैं आपको बता दूं, ये गॉसियन सरफेस, इसके लिए मुझे कोई रियल सरफेस की आवश्यकता नहीं है। वहां पर कोई वास्तविक पृष्ठ हो इसकी मुझे जरूरत नहीं है। कोई भी वास्तविक पृष्ठ होगा इसकी मुझे आवश्यकता वहां पर नहीं है। गॉसियन सरफेस एक इमेजिनरी क्लोज्ड सरफेस होगी। इमेजिनरी क्लोज्ड सरफेस ऐसी होगी, उसमें एक क्वालिटी होनी चाहिए जो सिमेट्रिकल होना चाहिए। मैं इसको लिख देता हूं, गॉसियन सरफेस इज एन इमेजिनरी क्लोज्ड सरफेस, क्योंकि बिना किसी बंद पृष्ठ के गॉस प्रमेय लगेगी नहीं, और अगर गॉस प्रमेय लगेगी नहीं तो ई नहीं आएगा। तो हमें बंद पृष्ठ चाहिए ही। उस बंद पृष्ठ का हमने अब यहां पर एक नाम रख लिया है। उस नाम क्या नाम है? गॉसियन पृष्ठ। गॉसियन सरफेस इज एन इमेजिनरी क्लोज्ड सरफेस। इमेजिनरी क्लोज्ड सरफेस होगी, उसके लिए कोई मुझे रियल सरफेस की आवश्यकता नहीं है। अब इसमें क्या स्पेशलिटी होनी चाहिए? सो इट शुड बी सिमेट्रिक। इसका सिमेट्रिक होना बहुत जरूरी है, सममित होना इसका बहुत जरूरी है। इससे हम हिंदी में बोलते हैं सममित। कैसे सममितता चाहिए आपको इस गॉसियन सरफेस पे? तो मैं आपको बता दूं, आई वॉन्ट 2 टाइप्स ऑफ सिमेट्रिसिटी। मुझे 2 तरह की सममितता इसमें चाहिए। पहली सममितता तो मुझे चाहिए सिमेट्री ऑफ ई। सिमेट्री ऑफ ई। सिमेट्री ऑफ ई मीन्स ई शुड बी सेम एट एवरी पॉइंट। हर बिंदु पर ई का मान सेम रहना चाहिए, बिल्कुल एक जैसा। दूसरी सिमेट्री किस चीज की चाहिए? तो दूसरी सिमेट्री बेटा मुझे चाहिए थीटा की सिमेट्री। सिमेट्री ऑफ थीटा। सिमेट्री ऑफ थीटा मीन्स व्हाट? सिमेट्री ऑफ थीटा मीन्स थीटा शुड बी same at every point. So these are the specialty of Gaussian surface. Let me revise you once again. एक बार मैं फिर से आपको रिवाइज करा दूं कि गॉसियन, देखें, गॉस प्रमेय की सहायता से किसी भी आवेश वितरण के कारण उसके आसपास उपस्थित किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर सकते हैं। ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा? मुझे उस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के चारों तरफ कोई ना कोई क्लोज्ड सरफेस चाहिए, क्योंकि बंद पृष्ठ में ही गॉस थ्योरम एप्लीकेबल हो सकती है। अगर बंद पृष्ठ नहीं है तो गॉस थ्योरम एप्लीकेबल नहीं हो सकती। अब वो जो बंद पृष्ठ मुझे हर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के आसपास चाहिए, उसका हमने एक नाम रखा। क्या नाम रखा हमने उसका? गॉसियन पृष्ठ।
गॉसियन पृष्ठ कैसा होना चाहिए? तो मैंने बताया वी डोंट नीड एनी रियल सरफेस, इसके लिए वहां पर कोई वास्तविक पृष्ठ हो मुझे जरूरत ही नहीं है, आवश्यकता ही नहीं है मुझे। गॉसियन सरफेस इज एन इमेजिनरी क्लोज सरफेस, यह एक काल्पनिक बंद पृष्ठ होता है। इट शुड बी सिमेट्रिक, बस स्पेशलिटी इसमें होनी चाहिए कि यह सममित होना चाहिए। सममित में किस तरह की सममितता हम चाहते हैं? तो बेटा गॉसियन सरफेस पे आई वॉन्ट two types of symmetries. The first one is symmetry of E. Symmetry of E means E should be same at every point, means उस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान एक जैसा होना चाहिए। नंबर 2, we want symmetry of theta. It means theta should be same at every point. थीटा का मान भी हर बिंदु पर एक जैसा होना चाहिए। तो ये उस पर मुझे स्पेशलिटी चाहिए। अब इससे आधारित मैं एक एग्जांपल आपको करके दिखाता हूं, थोड़ा सा आप उसे गौर से देखें, उससे आपको सिमेट्रिसिटी का अंदाजा लग जाएगा, सममितता का पता लग जाएगा और गॉसियन सरफेस की क्वालिटी आपको अंदाजा लगेगी। तो मैं एक एग्जांपल से आपको करके दिखाता हूं, आप थोड़ा गौर करें सभी लोग। जैसे मेरे पास एक पॉइंट चार्ज है, ये बिंदु आवेश है, किसी भी तरह का मान लिया आप, मान लिया ये एक प्लस चार्ज है। अब इस प्लस चार्ज की चारों तरफ अगर मैं एक सरफेस ड्रॉ कर लेता हूं, कैसे भी सरफेस मान लीजिए, मान लेते हैं हम इसके चारों तरफ एक घनाकार सरफेस को इमेजिन कर लेते हैं कि बिंदु आवेश के चारों तरफ एक घनाकार सरफेस है। घनाकार का मतलब ये सरफेस ऐसी होगी, इस तरह की, इस तरह की ये सरफेस है, घनाकार पृष्ठ बिंदु आवेश के चारों तरफ। इसको थोड़ा समय यहां रख लेता हूं। अब इसे बेटा गौर से आप देखिए, ये इस तरह से समझना आपको थोड़ा सा हो सकता है कठिन हो, तो याद रखें चार्ज के चारों तरफ मैंने पृष्ठ कैसा माना? घनाकार। ओके, लेकिन क्योंकि इससे मुझे समझना थोड़ा सा कठिन है, इसलिए मैं इसी की कॉपी यहां बना लेता हूं, जिसमें मैं बहुत सारे साइड्स आपको दिखा नहीं रहा हूं। आप इसमें से देखिए कि अगर मैंने ऐसा बंद पृष्ठ बनाया होता तो क्या होता, घनाकार बंद पृष्ठ बनाया होता तो क्या होता, वो यहां पर मैं आपको दिखा रहा हूं। थोड़ा गौर करें सभी बच्चे, यहां से इस पॉइंट की दूरी, सरफेस का ये वाला बिंदु देखिए, इधर सरफेस का ये वाला बिंदु देखिए, सरफेस का ये वाला बिंदु देखिए। आप इस तरह से मैं यहां पर 3 सरफेस पर पॉइंट्स आपको दिखा रहा हूं, आप समझ सकते हैं क्योंकि ये घनाकार सरफेस है, वैसी सरफेस है यहां पर बनाई है, तो ये वाली डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, बेटा आप ध्यान से देखें, क्या तीनों डिस्टेंसेस आपस में इक्वल होंगी? आंसर इज नो, तीनों डिस्टेंसेस आपस में इक्वल नहीं होंगी। तो अगर ये R1 है, ये R2 है, तो ये R3 हो जाएगी। तीनों डिस्टेंसेस आपस में इक्वल नहीं है, मतलब इस बिंदु आवेश से इस पृष्ठ का प्रत्येक बिंदु बराबर डिस्टेंस पर नहीं है, याद रखिए। और आप देख भी रहे हैं, ये डिस्टेंस थोड़ा बड़ा होगा, ये डिस्टेंस इसकी अपेक्षा थोड़ा छोटा होगा, लेकिन इसकी अपेक्षा थोड़ा बड़ा होगा। फिर से सबसे बड़ा ये डिस्टेंस होगा, इसमें इस धनावेश से इस बिंदु की दूरी सबसे ज्यादा होगी, उससे छोटी ये दूरी होगी और सबसे छोटी डिस्टेंस ये होगी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का बेटा फॉर्मूला आप सभी लोगों ने पढ़ा हुआ है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। एक बिंदु आवेश की वजह से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र आप सभी लोगों ने पढ़ रखा है। और आप देखें दैट E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। डिस्टेंस अगर डिफरेंट होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी डिफरेंट होगा। यहां पर हमने देखा ये डिस्टेंस अलग है, ये डिस्टेंस अलग है, ये डिस्टेंस अलग है। तो घनाकार सरफेस अगर एक बिंदु आवेश के चारों तरफ आपने बनाई है
तो उस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर बेटा आप देखिए, क्योंकि दूरियां अलग अलग हैं, इसलिए उस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर E की वैल्यू भी अलग अलग होगी। क्लियर? अच्छा, E की वैल्यू अलग अलग होगी। दूसरी चीज, इस सरफेस में देखिए, अगर मैं यहां पर एक छोटा सा एरिया लेता हूं, यहां पर एक छोटा सा सरफेस में लेता हूं, स्मॉल एरिया, तो उस पर एरिया वेक्टर किधर की तरफ होगा? एरिया वेक्टर विल बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस, सो दिस विल बी द एरिया वेक्टर। ये एरिया वेक्टर होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर की तरफ होगी? पॉइंट चार्ज है, रेडियली आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। तो यहां पर आप देख रहे हैं बेटा, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री है, बिकॉज दे आर पैरेलल टू ईच अदर। ओके, एट दिस पॉइंट, इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रेडियली आउटवर्ड, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। बट एट दिस पॉइंट, if there is a small area, very small area, so what will be the direction of area vector? So the direction of area vector will be perpendicular to the surface, perpendicular to the surface. This will be your area vector, and now you can see that the angle between this electric field vector and area vector will be different. It is not equal to 0 degree. आपने देखा कि यहां पर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री नहीं है। यहां पर हम चेक करेंगे, कुछ और मिलेगी। यहां पर आप हर बिंदु पर चेक करिए, थीटा का मान आपको कुछ और मिलेगा। तो बेटा हमने क्या देखा कि अगर हमारे पास एक बिंदु आवेश है और अगर उस बिंदु आवेश के चारों तरफ मैं एक बंद पृष्ठ खींचता हूं घनाकार आकृति का, घनाकार, तो आपने क्या देखा कि उसके हर बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू एक जैसी नहीं रहेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू उसके हर पॉइंट पर एक जैसी क्यों नहीं रहेगी? क्योंकि हर पॉइंट पर चार्ज से उस बिंदु तक की दूरी अलग अलग है। ओके, हर पॉइंट पर थीटा की वैल्यू एक जैसी नहीं रहेगी। आप देख रहे हैं यहां थीटा 0 डिग्री नहीं है, बट सरफेस की इस पॉइंट पर थीटा 0 डिग्री है। अगर मैं एक ही जगह पर ले लेता हूं इस सरफेस के और इसी बिंदु पर अगर मैं ले लेता हूं, आपको लगे कि इसके अलावा यहां लिया है जाकर के इसलिए 0 डिग्री नहीं मिला, अगर इसमें लेते रहते तो 0 डिग्री मिलता, तो मैं वो भ्रम भी आपका दूर कर देता हूं। यहां की बात करिए बेटा, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर किस तरफ होगा? इस साइड में होगा। एरिया अगर छोटा से ले रहे हैं, so एरिया वेक्टर विल बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस, तो एरिया वेक्टर ये रहेगा। अब आप बेटा फिर से देखिए, इस सरफेस के इस पॉइंट पर थीटा 0 डिग्री है, लेकिन क्या इस पॉइंट पर भी थीटा की वैल्यू 0 डिग्री है? नहीं है। इट मीन्स मैंने क्या देखा, मैं क्या बताना चाहता हूं आपको, मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि अगर किसी बिंदु आवेश के चारों ओर मैं एक बंद पृष्ठ बनाता हूं और वो बंद पृष्ठ घनाकार आकृति का है, तो हमारे लिए एक प्रॉब्लम ये आती है कि इस आकृति के प्रत्येक बिंदु पर ना तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान एक जैसा होगा, समान होगा। क्यों नहीं समान होगा? डिस्टेंस अलग अलग है, क्योंकि इसका डिस्टेंस यहां से अलग है, इसका डिस्टेंस यहां से थोड़ा सा अलग है, तो हर बिंदु पर विद्युत क्षेत्र अलग हो गया। दूसरी चीज आप देख रहे हैं, हर बिंदु पर थीटा अलग हो गया। मैं कहना कुल मिला के ये चाहता हूं कि एक बिंदु आवेश के चारों तरफ अगर गॉसियन पृष्ठ घनाकार मानूंगा तो काम नहीं बनेगा हमारा। कुल मिला के एक बिंदु आवेश के चारों तरफ घनाकार गॉसियन पृष्ठ नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि गॉसियन पृष्ठ की शर्त थी कि हर बिंदु पर ई और थीटा की सिमेट्री चाहिए। E should be same at every point, theta should be same at every point। लेकिन अगर मैं बिंदु आवेश के चारों ओर कोई घनाकार पृष्ठ बनाता हूं तो उसके हर बिंदु पर E एक जैसा नहीं है, उसके हर बिंदु पर थीटा भी एक जैसा नहीं है। इसलिए एक बिंदु आवेश के चारों तरफ
घनाकार आकृति का गॉसियन पृष्ठ नहीं हो सकता, संभव ही नहीं है। तो एक बिंदु आवेश के चारों तरफ किस प्रकार का गॉसियन पृष्ठ पॉसिबल हो सकता है, उसको जरा गौर से देखें। यहां पर मैं आपको बताता हूं, अगर ये एक बिंदु आवेश है, इसके चारों तरफ ये मैंने एक गोलाकार पृष्ठ खींचा, गोलाकार बंद पृष्ठ मैंने खींचा, और ऐसा खींचा कि ये चार्ज उसके बिल्कुल सेंटर पर पड़ता है। गौर से सभी बच्चे देखें, एक बिंदु आवेश है, उसके चारों तरफ मैंने गोलाकार बंद पृष्ठ खींचा। गोलाकार बंद पृष्ठ का मतलब है इस प्रकार की सरफेस, स्फेरिकल, चारों तरफ से बंद हो, स्फेरिकल सरफेस मैंने यहां पर ड्रॉ की है। अब यहां पर जरा गौर करिए, अगर ये गोलाकार पृष्ठ है और चार्ज इसके सेंटर पर है, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या होगा? अगर ये डिस्टेंस r है तो यहां तक का डिस्टेंस भी r होगा, 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 क्योंकि किसी एक ही गोले की त्रिज्याएं बराबर होती हैं, तो हर जगह की दूरी बराबर होगी। इसलिए हर बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी कैसी होगी बेटा? एक जैसी, बिल्कुल, क्योंकि दूरी बराबर तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी एक समान। मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को बना देता हूं। तो बेटा आपने देखा, एक बिंदु आवेश के चारों तरफ अगर हम गोलीय बंद पृष्ठ खींच लेते हैं, गोलाकार पृष्ठ खींच लेते हैं, तो क्योंकि चार्ज से हर पॉइंट का डिस्टेंस सेम है, इसलिए हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड एक जैसा होगा, हर बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता समान हो जाएगी। गॉसियन सरफेस की एक शर्त इस गोलीय पृष्ठ ने पूरी कर दी। सेकंड कंडीशन, आप यहां पर एक छोटा सा एरिया लीजिए, इसका एरिया वेक्टर बनाइए। एरिया वेक्टर हमेशा पृष्ठ के लंबवत होगा, तो ऐसा बनेगा एरिया वेक्टर। यहां पर एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के बीच का एंगल कितना हुआ? 0 डिग्री। यहां पर देखिए, अगर यहां पर मैं एक छोटी सी सरफेस ले लेता हूं, इसका एरिया वेक्टर मैं बनाऊंगा, तो एरिया वेक्टर तो लंबवत बनता है, तो एरिया वेक्टर ऐसा बन जाएगा। यहां पर भी बेटा थीटा की वैल्यू कितनी होगी? 0 डिग्री होगी। यहां पर एक छोटा सा एरिया बनाइए आप, फिर उसका एरिया वेक्टर बनाइए, तो ये लंबवत होगा। यहां पर थीटा की वैल्यू भी 0 डिग्री होगी। यहां पर एक छोटा सा क्षेत्रफल बनाइए, एरिया वेक्टर सरफेस के लंबवत होगा, DA। यहां पर भी दोनों समांतर हैं, इसलिए यहां पर भी दोनों के बीच का कोण 0 डिग्री होगा। तो बेटा हमने क्या देखा कि अगर एक बिंदु आवेश के चारों ओर, अगर एक बिंदु आवेश के चारों ओर हमने बंद पृष्ठ गोले के आकार का बनाया है, तो हम देखते हैं कि उसके हर बिंदु पर, क्योंकि R सेम है चार्ज से, इसलिए हर बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सेम। उसके हर पॉइंट पर DA और E के बीच का कोण मींस थीटा भी सेम। इट मींस एक पॉइंट चार्ज के चारों तरफ गोलाकार पृष्ठ एक ऐसा पृष्ठ हो सकता है जो E और थीटा दोनों की सिमेट्री आपको दिखाएगा, और इसी वजह से एक बिंदु आवेश के चारों तरफ गोलाकार पृष्ठ जो होगा वो गॉसियन पृष्ठ बन सकता है, उसे हम गॉसियन पृष्ठ की तरह ले सकते हैं। तो मैं बेटा आपको इन एग्जांपल्स की मदद से ये दिखाना चाहता हूं, मैं बताना चाहता हूं कि जो गॉसियन सरफेस के बारे में अभी मैंने जिक्र किया, जिसमें मैंने ये बताया कि गॉसियन सरफेस ऐसी होनी चाहिए जिसमें मुझे हर बिंदु पर E भी सेम हो और हर बिंदु पर थीटा भी सेम हो। तो मैंने आपको उसका एक नेगेटिव पॉइंट भी दिखाया कि अगर एक पॉइंट चार्ज है और उसके चारों तरफ कोई घन के आकार का गॉसियन पृष्ठ आपने बना लिया है, तो आप देखें कि उसके हर बिंदु पर ना तो E सेम रहेगा, क्योंकि उसका हर बिंदु चार्ज से डिफरेंट दूरी पर होगा। दूसरी चीज, ना तो उसके हर बिंदु पर थीटा सेम होगा। इसलिए हम एक बिंदु आवेश के चारों तरफ घनाकार पृष्ठ को गॉसियन पृष्ठ नहीं ले सकते। लेकिन अगर एक बिंदु आवेश के चारों तरफ आपने गोलाकार पृष्ठ लिया हुआ है,
देन यू विल फाइंड कि उस गोलाकार पृष्ठ के हर बिंदु पर E की वैल्यू सेम होगी, क्योंकि डिस्टेंस सेम है चार्ज से हर बिंदु का। दूसरी चीज, हर बिंदु पर थीटा का मान भी बिल्कुल एक जैसा होगा। आप देख रहे हैं, भले वो 0 है, भले वो 90 है, लेकिन जितना भी है वो बिल्कुल एक जैसा है ना। हर जगह पर बेटा देखें थीटा इज सेम। तो एक बिंदु आवेश के चारों तरफ अगर गॉसियन पृष्ठ बन सकता है जिसमें ई और थीटा की सिमेट्री होगी, वो पृष्ठ गोलाकार हो सकता है, घनाभ के आकार का नहीं हो सकता। नाउ यू आर एबल टू चेक whether the surface which is made around the any charge distribution is symmetrical or not। मुझे उम्मीद है कि अब किसी भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के चारों तरफ कोई भी सरफेस गॉसियन सरफेस बन सकती है कि नहीं बन सकती है, ये आप चेक कर सकते हैं। और एक एग्जांपल की हेल्प से मैंने आपको ये दिखा भी दिया है। अब मैंने अभी किस प्रकार के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात की है, केवल पॉइंट चार्ज की हमने बात की है। तो याद रखें सभी बच्चे कि एक बिंदु आवेश के चारों तरफ गॉसियन पृष्ठ गोलाकार होगी। क्लियर? नेक्स्ट मैं और एक आध चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आपको बता देता हूं, जिससे आपको कोई डाउट मत रह जाए और हर बार आप उसी प्रकार की गॉसियन सरफेस ही ड्रॉ करेंगे। अपने मन से कोई भी गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर ले, ऐसा नहीं हो सकता। उस गॉसियन सरफेस पे सिमेट्री मुझे चाहिए, ई की सिमेट्री और थीटा की सिमेट्री। हाँ, ऐसा हो सकता है कि पूरी सरफेस पर मुझे ई और थीटा की सिमेट्री एक जैसी ना मिले, तो ठीक है, इसके बारे में हम बेटा पहले भी बात कर चुके हैं कि अगर पूरी सरफेस पर ई और थीटा की सिमेट्री मुझे एक जैसी नहीं मिलेगी तो मैं उस सरफेस के एक से ज्यादा पार्ट कर लूंगा, एक से ज्यादा उसके भाग कर लूंगा। लेकिन याद रहे, उसके अगर एक से ज्यादा आपने भाग किए हैं तो पूरे पोर्शन पर, पूरी सरफेस पर ई और थीटा सिमेट्रिक ना हो, लेकिन किसी एक सरफेस पर जब आपने उसके एक से ज्यादा पार्ट कर लिए हैं, मैं 2 कर सकता हूं, 3 कर सकता हूं, 6 पार्ट कर सकता हूं, तो जब आपने विभाजन किए हो तो एक सरफेस कोई होगी, उसकी एक सरफेस पर फिर ई और थीटा की सिमेट्री मुझे चाहिए। जैसा कि मैं पहले भी आपको बता रहा था कि अगर ये एक बंद पृष्ठ आपने बनाया इस तरीके का, अगर इस तरीके का एक बंद पृष्ठ आपने बनाया है तो ये बंद पृष्ठ के मैंने 6 हिस्से कर लिए, सभी पूरी एक साथ तो ई और थीटा की सिमेट्री नहीं हो सकती, लेकिन क्योंकि किसी एक सरफेस पर ई और थीटा की सिमेट्री हमको चाहिए ही चाहिए, नहीं तो कैलकुलेशन हम नहीं कर पाएंगे। अब जैसे मैं बात करता हूं लाइन चार्ज की बात करूं, अगर एक लाइन में चार्ज हमने दिया हुआ है तो उसके चारों तरफ गॉसियन सरफेस कैसा होगा। तो ज्यादा टाइम बर्बाद ना करते हुए मैं बता दूं कि एक अगर लाइन चार्ज आपने बनाया है तो उस लाइन चार्ज के चारों तरफ जो सुइटेबल गॉसियन सरफेस आपकी होगी वो बेलनाकार सरफेस होगी, सिलेंड्रिकल सरफेस। तो ध्यान रहे, मैं जब इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने आऊंगा तो आपको बताऊंगा भी कि क्यों मुझे ऐसा चाहिए। आप चेक भी कर सकते हैं, एक लाइन चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर की तरफ होगी। एक लाइन चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा होगा, सभी बच्चों को याद है, गोल वाले हेयर ब्रश के जैसा मैंने बताया था। इधर की तरफ ऐसे होगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन, ऐसे। इसके चारों तरफ गोलीय सरफेस गॉसियन पृष्ठ नहीं बन सकता बेटा। आप ध्यान से देखें, अगर ये बेलनाकार सरफेस है तो इसे मुझे 3 हिस्सों में डिवाइड करना पड़ेगा बेटा। 3 हिस्सों में मैं डिवाइड करूंगा। जैसे ये एक बेलनाकार सरफेस है, इसमें एक ये कर्व्ड सरफेस होगी और एक इधर प्लेन सरफेस होगी, एक इधर प्लेन सरफेस होगी। तो मुझे कर्व्ड सरफेस और 2 प्लेन सरफेसेस, इस बार एक साथ में इसका फ्लक्स का कैलकुलेशन नहीं कर सकता हूं, इसमें मुझे इस पूरी क्लोज्ड सरफेस को 3 हिस्सों में डिवाइड करना पड़ेगा। एक ये कर्व्ड सरफेस
और दो ये प्लेन सरफेसेस। अब जरा ध्यान से देखें, कर्व्ड सरफेस के इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड ये, और यहां से इसकी दूरी आप चाहे जिस जगह ले लीजिए, आप याद करें ये एक्सिस से इसके सरफेस की, कर्व्ड सरफेस की डिस्टेंस चाहे जहां ले लें, सब जगह सेम। इट मींस कर्व्ड सरफेस पर हर जगह पर विद्युत क्षेत्र कैसा हो गया, सेम, क्योंकि हर जगह की दूरी बिल्कुल बराबर है। अच्छा, अब एक छोटा सा एरिया बनाइए और एरिया वेक्टर ड्रॉ करिए। ये एरिया वेक्टर, दोनों के बीच का एंगल कितना, 0 डिग्री। आप चाहे जहां पर करके देखिए, इस पूरे कर्व्ड सरफेस पर आप चाहे जिस जगह पर ये करके देखेंगे, आप यहां पर देखिए, यहां से यहां तक का डिस्टेंस उतना ही जितना डिस्टेंस ये था, तो यहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड वही होगा, सेम बिल्कुल। अगर यहां पर छोटा सा एरिया मैं बनाऊंगा, फिर मैं उसका एरिया वेक्टर ड्रॉ करूंगा, तो वो बिल्कुल लंबवत ऐसा आएगा। और आप देखें दोनों के बीच का कोण यहां भी कितना है, 0 डिग्री। तो बेटा आप इसके कर्व्ड सरफेस पर इसका जो ये वक्र पृष्ठ है, इसके वक्र पृष्ठ के किसी भी बिंदु पर देखें, हर बिंदु पर E का मान सेम, हर बिंदु पर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री, कितना भी हो लेकिन हर पॉइंट पर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री है। ऐसा ही प्लेन सरफेसेस जो ये किनारे वाली है, इनमें आप ध्यान से देखें, इनमें आप गौर करेंगे तो किसी भी पॉइंट पर अगर मैं एरिया वेक्टर ऐसे बनाता हूं, छोटा सा एरिया लेकर अगर मैं एरिया वेक्टर बनाता हूं, तो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री का होगा। किसी भी पॉइंट पर आप बनाइए, यहां पर देखिए, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर की तरफ है, लेकिन एरिया वेक्टर तो ऐसा होगा ना, क्योंकि अगर ये एरिया मैंने ऐसा लिया है तो उस पर लंबवत ऐसा ही तो एरिया वेक्टर बनना चाहिए। तो दोनों के बीच का एंगल कितना, 90 डिग्री। तो अगर आप ये प्लेन सरफेस ले रहे हैं, ये वाली सरफेस ले रहे हैं, तो इसके किसी भी बिंदु पर एरिया वेक्टर ऐसा परपेंडिकुलर होगा ऊपर की तरफ, लेकिन लाइन चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसी ही होगी, इसलिए दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा। आप चाहे नीचे बनाएं चाहे ऊपर की सरफेस पर बनाएं, हर जगह सेम। तो आप देखें, मुझे बेलनाकार जो पृष्ठ मैंने बंद पृष्ठ बनाया, उसके हर जगह पर ई और थीटा तो एक जैसे मुझे नहीं मिले, लेकिन इसके लिए मैंने उसके 3 टुकड़े कर दिए। एक हिस्सा ये वक्र पृष्ठ वाला कर दिया और 2 हिस्से मैंने ये प्लेन सरफेसेस वाले कर दिए। ऐसा करने से अब मुझे भले ही 3 अलग अलग जगहों पर सिमेट्री मिल रही है, लेकिन अगर मैं कर्व्ड सरफेस पर देखता हूं तो पूरी जगह पर E बराबर थीटा सेम, इस सरफेस पर देखता हूं तो हर जगह E सेम, थीटा सेम, और इस जगह पर मैं देखता हूं तो हर जगह पर E सेम रहेगा, थीटा भी सेम रहेगा। हाँ, E और थीटा की वैल्यू यहां की अपेक्षा अलग होंगी, कर्व्ड सरफेस की अपेक्षा E और थीटा के मान यहां पर डिफरेंट होंगे, लेकिन हमने इसीलिए इसके 3 हिस्से कर लिए कि अलग अलग हिस्सों पर हम E और थीटा की सिमेट्री मिल जाएगी और बड़ी आसानी से मैं फ्लक्स का कैलकुलेशन कर लूंगा। तो आप बच्चों को याद रखना है कि एक लाइन चार्ज की वजह से जो भी गॉसियन सरफेस बनेगी वो बेलनाकार बनेगी। सिमिलरली अगर कोई शीट चार्ज है आपके पास, ऐसा कोई शीट चार्ज है आपके पास, इस तरह का एक समान रूप से आपने उसको आवेशित किया हुआ है, तो इसकी वजह से भी जो स्वीटेबल गॉसियन सरफेस होगी, मैं आपको बता देता हूं, ज्यादा डिटेल मैं जब इस पर आऊंगा तब करूंगा, कि इसकी वजह से जो स्वीटेबल गॉसियन सरफेस होगी वो भी बेटा सिलेंड्रिकल ही होगी, बेलनाकार ही होगी। लेकिन किस तरह की बेलनाकार, इस तरह की बेलनाकार। इस तरह की एक बेलनाकार सरफेस होगी जो शीट होगी। जैसे अगर ये एक शीट है तो ऐसा एक बेलन इधर और ऐसा एक बेलन इधर, ऐसा मान लो जैसे एक शीट है और ये उसके आर पार हमने एक बेलन ऐसा आर पार उसके निकाल दिया है, ऐसा एक बेलनाकार सरफेस होगी, ये गॉसियन सरफेस बनेगी उसके। इसके हर पॉइंट पर आप चेक करिए,
आपको ई और थीटा की सिमेट्री मिल जाएगी। तो मैंने कौन कौन सी बातें बेटा बताई आपको, एक दो तीन बातें मैंने अभी आपको समझाई कि एक बिंदु आवेश के चारों ओर एक बिंदु आवेश के चारों ओर उपयुक्त, उपयुक्त मीन्स सुइटेबल, गॉसियन पृष्ठ, उपयुक्त गॉसियन पृष्ठ कैसा होना चाहिए? आंसर है गोलाकार। याद रखिएगा, इनकी बहुत जरूरत आपको पड़ेगी, आप भूलिएगा नहीं। नंबर 2, एक रेखीय आवेश, लाइन चार्ज अगर है, उस तरह का चार्ज है, तो रेखीय आवेश के चारों ओर उपयुक्त गॉसियन पृष्ठ मुझे कैसा चाहिए? उपयुक्त गॉसियन पृष्ठ मुझे बेलनाकार चाहिए। और वो बेलनाकार सरफेस कैसी कि लाइन चार्ज उसकी अक्ष पर आ जाए। अच्छा, थर्ड नंबर हमने पढ़ा, एक शीट चार्ज की वजह से, शीट चार्ज के चारों तरफ अगर आप उपयुक्त गॉसियन पृष्ठ चाहते हैं तो वो भी कैसा होगा? वो भी बेटा बेलनाकार होगा। किस प्रकार का बेलनाकार होगा कि अगर ये शीट है तो ऐसा बेलनाकार कि इसके चारों तरफ ऐसा एक सिलेंडर हमने इसमें लगा दिया है, इस प्रकार का गॉसियन सरफेस होगा। तो ये कुछ पॉइंट्स आपको याद रखने हैं कि एक बिंदु आवेश के चारों तरफ उपयुक्त गॉसियन पृष्ठ कैसा होगा? गोलाकार। अभी मैंने आपको दिखाया भी क्यों। और किसी प्रकार का बनाएंगे तो आपको उपयुक्त वो सुइटेबल गॉसियन सरफेस नहीं होगी। एक रेखीय आवेश के चारों ओर का जो सुइटेबल गॉसियन सरफेस होगा वो भी बेलनाकार होगा। किस तरह का कि लाइन चार्ज उसकी एक्सिस पर आ जाए। एक शीट चार्ज की वजह से जो हमारा गॉसियन सरफेस होगा वो भी कैसा होना चाहिए? बेलनाकार। कैसा बेलनाकार कि अगर ये शीट चार्ज है तो ऐसा उसके अंदर से ऐसा लेके जाएंगे एक बेलन। दिस विल बी द सुइटेबल गॉसियन सरफेस। और भी मुझे जरूरत पड़ेगी तो और भी गॉसियन सरफेसेस को हम बनाएंगे, लेकिन अभी के लिए फिलहाल इतनी चीजें आपको जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि जब मैं इसके एप्लीकेशन करूंगा वहां इसकी जरूरत आपको बहुत पड़ने वाली है। और मुझे उम्मीद है कि आप समझ भी गए होंगे कि क्यों मैं ऐसा इसको बनाना चाहता हूं। अब और भी आगे चलते हैं हम लोग। अब ये देखेंगे कि जो गॉसियन सरफेस, अब हम ये भी समझ गए हैं कि किस प्रकार के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के वजह से अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है तो किस प्रकार का सुइटेबल गॉसियन सरफेस होना चाहिए। जब ये आप समझ गए हैं तो अब हमारे मन में एक फिर से क्वेश्चन आता है कि ये गॉसियन पृष्ठ की हेल्प से कैसे हम ये काम करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करेंगे। गॉसियन पृष्ठ को हम ले लेंगे, लेकिन उसके बाद हम कैसे वर्क करेंगे, उसके बाद हम उसको अप्लाई कैसे करेंगे। तो अब मैं आपको बताता हूं कि गॉसियन पृष्ठ के साथ आप कैसे कैलकुलेशन करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। उसके लिए बेटा मैं आपको बता देता हूं, देयर आर 4 स्टेप्स यू शुड रिमेंबर। मैं क्या बताने जा रहा हूं एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि जब सारे बच्चे यहां तक समझ गए हैं कि किस प्रकार के आवेश वितरण के कारण किस प्रकार का गॉसियन पृष्ठ हमको चाहिए ताकि उसकी मदद से हम कैलकुलेट करें और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मुझे मिल जाए, तो अब मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि गॉसियन पृष्ठ आप बना लेंगे क्योंकि अब आपको आइडिया हो गया, लेकिन बनाने के बाद आपके क्या तरीका होगा, क्या मेथड होगा कि आप उस गॉस थ्योरम को अप्लाई कैसे करेंगे। तो मेथड फॉर एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम
अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि गॉस थ्योरम को अप्लाई करने का मेथड क्या होगा, क्योंकि गॉसियन सरफेस आप बना लिए, अब हमको सिर्फ गॉस थ्योरम अप्लाई करनी है। उसके लिए मैंने बताया बेटा कि यहां पर 4 स्टेप्स होंगी और ये 4 स्टेप्स ही आपको याद रखनी है। फर्स्ट स्टेप क्या होगी, अगर ये 4 स्टेप आप याद रखते हैं तो गॉस थ्योरम का कोई भी एप्लीकेशन होगा, कोई भी अनुप्रयोग होगा, आपको अनुप्रयोग नहीं याद करना पड़ेगा, आपको सिर्फ ये स्टेप्स याद करने पड़ेंगे। गॉस थ्योरम का अनुप्रयोग करके, गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन से आप किसी भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर पाएंगे, अगर ये आप 4 स्टेप्स याद करेंगे। एक चीज मैं और बता दूं, ये जो 4 स्टेप्स मैं बताने जा रहा हूं, ये 4 स्टेप्स आपके एग्जाम में नहीं आएंगी कभी भी। ये 4 स्टेप्स आपके कभी भी एग्जामिनेशन में नहीं आएंगी, क्योंकि ये एग्जामिनेशन का पॉइंट नहीं है। ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं जिससे कि गॉस थ्योरम आप अप्लाई कर पाएंगे। गॉस थ्योरम को आप अप्लाई कर सकते हैं और श्योर है कि बेटा अगर इन 4 पॉइंट्स को आपने याद कर लिया, आपने इन 4 पॉइंट्स को तैयार कर लिया, तो जैसा कि मैंने बताया कि गॉस प्रमेय का कैसा भी एप्लीकेशन होगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा एंड आई एम श्योर कि आप बड़ी आसानी से उसका एप्लीकेशन कर ही लेंगे, आपको आ ही जाएगा वो। तो चलिए देखते हैं कि वो इस प्रकार के मैजिकल पॉइंट्स क्या हैं आखिरकार। सो द फर्स्ट स्टेप, सबसे पहले जब आप गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन करने जाएंगे तो सबसे पहले आपको गॉसियन सरफेस बनानी पड़ेगी। सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, ड्रॉ एंड imaginary closed surface. Imaginary closed surface means Gaussian surface. तो सबसे पहले आपका काम यह होगा कि गॉसियन सरफेस आप ड्रॉ करेंगे एंड कंसीडर the symmetricities of E and theta or check the symmetricities of E and theta। सबसे पहली स्टेप आपकी क्या रहेगी, मैं आपको बता दूं। सबसे पहले जिस भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, उस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के चारों तरफ एक सुइटेबल गॉसियन सरफेस आपको ड्रॉ करनी होगी। कौन सी गॉसियन सरफेस सुइटेबल होगी अभी हमने बात की हुई है। और चेक द सिमेट्रिसिटीज ऑफ ई एंड थीटा, और फिर उसमें ई और थीटा की सिमेट्री चेक करिए कि क्या वाकई में उसमें ई और थीटा की सिमेट्री है। ओके, सेकेंड स्टेप क्या रहेगी हमारी, पहले स्टेप में तो हम गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे और ई और थीटा की सिमेट्री को चेक कर लेंगे कि क्या वाकई में ई और थीटा सिमेट्रिक है उसके हर बिंदु पर। सेकंड स्टेप हमारी जो होगी उसमें हम ये करेंगे, कैलकुलेट क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए। दूसरी जो स्टेप आपकी रहेगी उसमें आप क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए कैलकुलेट करेंगे, मतलब उस गॉसियन सरफेस से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स क्या कैलकुलेट करेंगे, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड टू दैट गॉसियन सरफेस। ये आपको सेकेंड स्टेप पे करना रहेगा। क्या करना है सेकेंड स्टेप में, मैं थर्ड स्टेप यहां लिख देता हूं। दूसरी स्टेप में आपको क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए कैलकुलेट करना होगा, मतलब उस गॉसियन पृष्ठ से बद्ध कुल विद्युत फ्लक्स आपको कैलकुलेट करना है। इसकी कैलकुलेशन आपको कर लेनी रहेगी। अच्छा,
थर्ड स्टेप पे आप क्या करेंगे? थर्ड स्टेप पे आप करेंगे कैलकुलेट। इसमें भी कुछ ना कुछ आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैलकुलेट द नेट चार्ज। कैलकुलेट द नेट चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस। ये आपकी थर्ड स्टेप रहेगी। अब आपको क्या करना है? जो भी गॉसियन सरफेस आपने बनाई है उस गॉसियन सरफेस के भीतर, अंदर, इनसाइड, प्लीज रिमेंबर दिस पॉइंट, कि उस गॉसियन पृष्ठ के अंदर का नेट चार्ज कैलकुलेट कर लीजिए। गॉसियन सरफेस के बाहर का चार्ज मुझे नहीं चाहिए। मैं पहले भी आपको गॉसियन थ्योरम में जब मैं डाउट्स क्लियर कर रहा था तो मैंने बताया था कि मुझे गॉसियन सरफेस या जो क्लोज सरफेस होगी उसके बाहर का चार्ज नहीं चाहिए, मुझे केवल उसके अंदर का चार्ज चाहिए। और मैंने उसको दिखाया भी था करके आपको कि बाहर का चार्ज मुझे क्यों नहीं चाहिए और अंदर का चार्ज क्यों चाहिए। क्योंकि बाहर का चार्ज जो होगा वो उस बंद पृष्ठ से गुजरने वाले कुल विद्युत फ्लक्स में कोई इफेक्ट नहीं डालेगा, लेकिन अंदर का चार्ज उसके बंद पृष्ठ से गुजरने वाले कुल विद्युत फ्लक्स पर इफेक्ट डालता है। इसलिए मुझे नेट चार्ज कैलकुलेट करना रहेगा थर्ड स्टेप में गॉसियन पृष्ठ के अंदर का। बाहर कितने भी चार्ज रखे होंगे मुझे कोई मतलब नहीं है। फोर्थ पॉइंट क्या रहेगा? फोर्थ स्टेप क्या रहेगी? फोर्थ स्टेप, जब आप इतना कुछ कर चुकेंगे बेटा, तो जब आप इतना कुछ कर चुकेंगे तो जो फोर्थ स्टेप आपकी रहेगी उसमें आपको अब गॉस थ्योरम अप्लाई करनी पड़ेगी। तो हम यहां पर गॉस थ्योरम अप्लाई कर देंगे। अप्लाई गॉस थ्योरम। क्या थी गॉस थ्योरम? दैट क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ E डॉट डी ए इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू नेट चार्ज। ये नेट चार्ज आप कैलकुलेट कर चुके होंगे। आप चाहें तो उस नेट चार्ज को क्यों मान लिया करना, जिससे आपको फॉर्मूले पे पुट करना इजी हो जाएगा। क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ ई डी ए डॉट बी, ए बी कॉस थीटा, ई डी ए कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू, एंड क्यू इज द नेट चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस। अब जैसे ही आप इस पे अप्लाई करेंगे गॉस थ्योरम, पुट द वैल्यूज ऑफ क्यू एंड थीटा। अब क्यू की जगह क्यू का मान, नेट चार्ज का मान लिख दो, थीटा का मान लिख दीजिए। ई आपका, क्योंकि सिमेट्री आपने देखी है तो ई हर बिंदु पर सेम होगा। अगर ई हर पॉइंट पर सेम होगा तो ई कांस्टेंट होगा, इसको हम बाहर ले लेंगे। तो पुट द वैल्यूज, जिसकी भी वैल्यू आपको मालूम हो वो वैल्यूज आप रख दीजिए यहां पे, एंड कैलकुलेट ई को कैलकुलेट कर लीजिए। बस ये 4 स्टेप्स हैं। और बेटा गॉस प्रमेय पर आधारित तो जितनी भी एप्लीकेशंस आप पढ़ेंगे उन सब को केवल इन 4 पॉइंट्स के बेसिस पर हम कर लेंगे। तो मैंने जैसा कि बताया, ये पॉइंट्स एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से नहीं है, ये बिंदु आपको तैयार करने हैं, आपको याद ही होने चाहिए। क्योंकि ये बिंदु अगर आपको याद होंगे तो गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन में आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, बहुत इजी आपके लिए होगा। मैं एक बार फिर से बता दूं कि गॉस थ्योरम की मदद से हम क्या कर सकते हैं। गॉस थ्योरम की हेल्प से हम किसी भी प्रकार के आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर सकते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इससे पहले हम कूलॉम नियम से भी ज्ञात कर रहे थे, कूलॉम फोर्स से भी ज्ञात कर रहे थे। तो कूलॉम्स फोर्स का यूज करके भी, कूलॉम्स लॉ का यूज करके भी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किया था। और आज समय आ गया है कि गॉस थ्योरम का हेल्प से भी, गॉस थ्योरम का यूज करके भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करें, हम कर सकते हैं ऐसा। उसके लिए ये मुझे 4 स्टेप्स याद रखनी पड़ेंगी। पहली स्टेप क्या है, फिर से एक बार देख लें।
ड्रॉ एन इमेजिनरी क्लोज्ड सरफेस सच दैट गॉसियन सरफेस, जिसे आप क्या बोलते हैं, गॉसियन सरफेस, सच दैट गॉसियन सरफेस। तो सबसे पहले आप चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के आसपास सुइटेबल गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे, इमेजिनरी होगी वो, और चेक करिए कि क्या उसमें ई और थीटा की सममितता है या नहीं है। ओके, सेकेंड स्टेप क्या होगी आपकी, पहले तो ये कर लेंगे, फिर आप क्या करेंगे, आप क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए कैलकुलेट करेंगे। क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए कैलकुलेट करेंगे मीन्स आप उस गॉसियन पृष्ठ जो आपने खींच रखी है, उस गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला उससे बद्ध कुल विद्युत फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे। यह तरीका आपको पहले बताया जा चुका है। ओके, इसके बाद जब वो भी कर लेंगे, फिर आप क्या करेंगे, फिर आप करेंगे कैलकुलेट द नेट चार्ज क्यू इनसाइड द गॉसियन सरफेस। आपको गॉसियन पृष्ठ के अंदर का कुल चार्ज कैलकुलेट करना है, टोटल नेट चार्ज आपको कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करना है ये भी हम आपको बता चुके हैं कि अगर देयर आर चार्जेस मोर देन वन चार्ज तो आप सबको निशान सहित जोड़ लेंगे और निशान सहित जोड़ करके नेट चार्ज कैलकुलेट कर लेंगे। फोर्थ स्टेप क्या रहेगी, जब ये भी कर लेंगे नेट चार्ज भी कैलकुलेट हो जाएगा, फिर आप गॉस थ्योरम अप्लाई करेंगे। गॉस थ्योरम अप्लाई करेंगे मींस क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए इज इक्वल टू 1/ε0 मल्टीप्लाइड बाई नेट चार्ज। ई डॉट डी ए cos थीटा, या क्योंकि इसकी वैल्यू आप सेकेंड स्टेप में निकाल चुके होंगे तो डायरेक्ट इसकी जगह पर आप रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसकी वैल्यू तो आप सेकेंड स्टेप में निकाल चुके होंगे, तो इसकी वैल्यू आप सेकेंड स्टेप से लेके डायरेक्ट रख दीजिए यहाँ पे 1/ε0 नेट चार्ज की जगह क्यू की वैल्यू जो यहां से निकाली होगी वो लिख दें, वैल्यूज रख दीजिए। उसके बाद कैलकुलेट करके ई फाइंड कर लीजिए एंड कैलकुलेट ई को कैलकुलेट कर लीजिए। सो दीज आर 4 स्टेप्स बाय विच यू कैन फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड बाय यूजिंग गॉस थ्योरम। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान हम कूलॉम के नियम का प्रयोग करके भी निकाले हैं और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की वैल्यू अब हम लोग गॉस की थ्योरम का प्रयोग करके भी निकालेंगे। ठीक है, तो आज हम लोगों ने गॉस थ्योरम में जो भी हमें एक्टिविटी है उसके एप्लीकेशंस का तरीका सीखा है बेटा। हमने अभी तक हमने गॉस थ्योरम का कोई एप्लीकेशन नहीं सीखा, लेकिन श्योरली नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन करेंगे कि गॉस थ्योरम किस प्रकार से अप्लाई करते हैं, क्योंकि आज हम उसका पूरा मेथड सीख चुके हैं, आज हम उसका पूरा तरीका जान चुके हैं। अब जब नेक्स्ट लेक्चर पे हम लोग मिलेंगे तो सीधे इन 4 स्टेप्स की हेल्प से हम सीधे गॉस थ्योरम को अप्लाई करना शुरू कर देंगे और आपको दिखाऊंगा मैं कि किस तरह से आप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर सकते हैं डिफरेंट टाइप के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से। तो आज हम इतना ही रखते हैं, चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे। थैंक यू।